बेटा ये लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग EPS अर्निंग पर शेयर। इस बार आपके एग्जामिनेशन में, इंटरनल एग्जाम में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूनिट 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया था। ओके, यूनिट 2 ओवर हो चुका है। यूनिट 3 देखेंगे अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 AS20। नाम से ही पता चलता है EPS। ऑलरेडी ये 5th सेमेस्टर में आप इसकी फॉर्मूला पढ़ चुके हो। क्लियर? अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर आपकी इनकम क्या है, व्हाट इज योर वेफर फेस वैल्यू ऑफ शेयर पर शेयर। ओके, तो देखते हैं। EPS इज वाइडली यूज्ड टू मेजर एंड टू एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। सीधी बात है, अर्निंग से ही पता चल जाएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट इज द फाइनेंशियल रेशियो दैट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल टू ईच इक्विटी शेयर। ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि पर इक्विटी शेयर का आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है। It help in making comparison between competing enterprise and also provide useful information to present and prospective investor in financial analysis। आप ऑटोमेटिकली अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और जितने भी इन्वेस्टर है, जो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा के पूरा ओपन पिक्चर दे जाता है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है और नॉट। क्लियर? इट इज इक्वली यूजफुल इन मेकिंग इंट्रा फर्म कंपेरिजन। हम अपने ही बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा अर्निंग इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है। इट इज इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो फॉर असेसिंग द स्टेट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इन ऑर्डर टू मेजर अर्निंग पर शेयर of performance is effective and to improve comparability between two or more accounting period. Consistency in the method of computation is must. ये जरूरी consistency. As per accounting standard 20 issued by ICAI has now harmonized the accounting regulation in as we know कि ICAI के मुताबिक जितने भी accounting standard है उसके मुताबिक हर कंपनी को उसके रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। The objective of earning per share accounting standard 20 is to bring out consistency in computation of EPS, so the inter-firm comparison and intra-firm comparison are made meaningful। यानी करने के पीछे रीजन है ये है कि आप इंटर फर्म यानी अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ, एंड इंट्रा फर्म यानी अपने फर्म के साथ लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। These standards seek to prescribe the principle for determination and presentation of EPS. Accounting Standard 20 is applicable to company whose shares are listed in stock exchange in India। याद रखना किसके लिए कंपलसरी है, तो हर वो कंपनी जो इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करती है, लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, वो हर कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 एप्लीकेबल होता है। ICAI has clarified that every company which is required to give information under Part 4 of Schedule 6 of Company Act should compute and disclose EPS in accordance with Accounting Standards 20, whether or not the share of that company is listed in stock exchange। सिंपल, बहुत अच्छा दिया हो तो रूल्स हुआ, मगर ICAI ने क्लेरिफाई कर दिया कि जो भी कंपनी शेड्यूल 6 कंपनी एक्ट के मुताबिक काम करती है तो वो हर कंपनी को अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के मुताबिक डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्लियर? Potential equity share is a financial instrument or other contract that entities or may entitle is holder to equity share. Example of potential equity share, याद रखना potential equity share में क्या आता है, ये MCQ में पूछ सकते हैं। तो it include convertible debenture, convertible preference share, ये दो ही चीज हमारे सिलेबस में है।
शेयर वारंट और ESOP स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, क्लियर, ESOP स्कीम, क्लियर। टू टाइप्स ऑफ EPS आर टू बी रिपोर्टेड बाय कंपनी, हर कंपनी को दो टाइप ऑफ अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करने पड़ेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नंबर 1 बेसिक EPS एंड नंबर 2 डायल्यूटेड EPS। बेसिक EPS की फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब लॉस भी आता, बेसिकली लॉस तो होगा नहीं जनरल सेंस में, तो नेट प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग देयर पीरियड। इसको वेंस भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वेंस भी लिखा जाता है, WANS, वेंस, weighted average number of equity share, net profit available to shareholder divide by WANS, WANS, weighted average number of equity share. Now comes how to determine net profit available to equity shareholder. So in simple word, from all income, revenue, all type of expense are deducted, whether it is operating expense, recurring expense, provision for taxation, provision for dividend to preference shareholder, and whatever remain for equity shareholder is considered as a net profit. मटेरियल की लैंग्वेज में देखेंगे, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस for the period including prior period item and extraordinary item as per accounting standard, as per accounting standard 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के मुताबिक हर प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के बाद, यानी सब प्रकार का एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको ध्यान दिया जाएगा। एंड ऑल्सो डिडक्ट टैक्स एक्सपेंस, यानी अपने नहीं बोलते प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट टैक्स, एडवांस टैक्स माइनस कर दो। पॉइंट नंबर 2, डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको हम बोलेंगे DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये भी तुम पढ़ोगे डिटेल में यही चैप्टर में। सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। एंड नंबर 3, इन केस, अगर आपके पास इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस है, the amount of preference dividend already declared or provided will be deducted। याद रखना, नॉन क्यूमुलेटिव के लिए कंडीशन क्या है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं या तो जो डिविडेंड दे चुके हो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस में, तो वो डिडक्ट करना है। क्या करना है? डिडक्ट करना है। ये बहुत काम की चीज है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, मगर नॉन क्यूमुलेटिव नहीं, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल वेदर प्रोवाइडेड और नॉट विल बी डिडक्टेड। वहां पे क्या था कि जो तुमने डिक्लेयर करा है या प्रोवाइड किया है वो डिडक्ट होगा, मगर क्यूमुलेटिव के अंदर अगर अभी ने प्रोवाइड किया हो कि ना किया हो, जितना दिया है उतना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना। ये प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हुई। However, area of preference dividend should not be deducted। किसको डिडक्ट नहीं करना है? area in preference dividend। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड पे करना बाकी है लास्ट 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, तो वो एरियर हो गया। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है वो डिडक्ट नहीं किया जाता। क्लियर? तो यहां से आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ कम्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो वेट ही देना है, कुछ नया नहीं है। It is necessary to assign weighting because share get added through free issue। सीधी बात है कि जैसे आप इश्यू करोगे तो आपके शेयर बढ़ जाएंगे। एंड कन्वर्जन और गेट डिलीटेड ड्यू टू बायबैक, जैसे ही आपने बायबैक करा तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे।
सो वेट इज असाइन इज टाइम वेट। कौन सा वेट लगाएंगे हम? टाइम वेट, यानी कितने महीने तक का तुम्हारा वेट रहा है, तो उसको बोलेंगे। उस प्रकार आपको मिलेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। मैं पूरा आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सम नंबर 1 देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्या दिया है? X Limited has 12 lakh equity share outstanding on 1st April 2019. इतने शेयर आउटस्टैंडिंग थे, हैंड थे। ऑन 1st 7 द कंपनी इशू 3 लाख शेयर फॉर कैश। कंपनी ने 3 लाख शेयर बाहर पाले। ऑन 1st January इट बॉट बैक। बॉट बैक का मतलब वापस ले लिए। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कैसे करेंगे? तो देखो डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर, टाइम फैक्टर। वेट फैक्टर का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, टाइम फैक्टर कि भाई तुमको समय के हिसाब से वेट देना पड़ेगा ना। उसके बाद मिलेगा आपको वेंस। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? वेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो 149 ओपनिंग बैलेंस था 12 लाख। अभी ये फैक्टर भूल जाओ। 179 को आपने इश्यू करे तो 12 लाख थे। 3 लाख इश्यू करोगे तो कितना होगा? 12 + 3 15 लाख। उसके बाद आपके पास कितने थे? 1 लाख। 1 लाख करे तो देखो मैं तुमको अमाउंट लिख के बताता हूँ कहाँ से आता है। ये पूरा वर्किंग में आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है। क्लियर? ध्यान देना। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो 12 लाख शेयर का ओपनिंग बैलेंस था। 12 लाख शेयर का ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद आपने एक साथ को क्या करे? इश्यू करे। तो इश्यू करे तो 12 लाख + 3 लाख कितना हो गए? 15 लाख। और 1 जनवरी को आपने बॉट बैक कर लिया। बॉट बैक कर लिए तो 1 लाख माइनस हो गए, तो 15 लाख में से 1 लाख गए तो कितना हो गए? 14 लाख। अब टाइम फैक्टर कैसे ढूंढना है? तो चेक करो। अप्रैल मई जून कितने महीने हुए? 3 महीने हुए ना। 1/4 से लेके 1/5 1 महीना, 1/5 से लेके 1/6 2 महीने, 1/6 से लेके 1/7। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? 3/12 12 में से 3 महीने। अब तुम ये दोनों के बीच में गैप ढूंढो। कितने महीनों का डिफरेंस है? 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11th मंथ, 12th मंथ। 1 जनवरी नहीं आएगा तो कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 6/12। अब सीधी सी बात है, जनवरी के बाद मार्च में अपना ईयर खत्म होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12। क्लियर? तो ये तुमको मिल गया टाइम फैक्टर। अब वेंस कैसे ढूंढेंगे? वेंस कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपल है, चलो कैलकुलेटर में इस्तेमाल करो। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा? 3 लाख। कितना आएगा? 3 लाख। क्लियर? उसके बाद 15 lakhs मल्टीप्लाई बाय 6/12 तो कितना आया? 7,50,000। कितना आया? 7,50,000। फिर 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12 तो कितना आया? 3,50,000। अब ये चारों चार को आप टोटल मार दो, ये चारों चार को आप टोटल मार दो, तो आपको ऑटोमेटिकली वेंस मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हो। 3 लाख + 7,50,000 10,50,000 + 3,50,000 14 लाख। तो इस प्रकार आपका वेंस कैलकुलेट होता है। सम नंबर 2 चेक करो, सेम है। ओपनिंग बैलेंस था 360, इश्यू करे तो 360 + 120 480, बाय बैक करे 60 तो 420। यहाँ पे लास्ट डेट आ गई 31 मार्च, तो इसको लेना नहीं। अब चेक करो 1/4 से लेके 31/8 तक कितने महीने होते? 5 महीने होते, तो 5/12। 31/8 से लेके 1/2 तक कितने महीने होते? 5 महीने होते, तो 5/12। और 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते? 2/12। तो मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय 5/12। तो 1.5 लाख 2 लाख के टोटल मारा तो ये आपको मिल गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर? अब उसके बाद हम आगे थियरी पढ़ेंगे, इसे मैं आपको सम एक्सप्लेन करते जाऊंगा। क्लियर? अब उसके बाद आता है पॉइंट विथ कंसीडरेशन। कौन सी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है? तो पार्टली पेड ऑफ शेयर। इफ द शेयर आर इश्यूड पार्टली पेड ऑफ with right to participate in dividend related to fully paid up share, the value should be taken as a fraction of equity share to the same extent। यानी सीधा बताया है कि आपका इक्विटी शेयर एक ग्रुप 10 रुपए वाला है, फुल्ली पेड अप है, और बी ग्रुप 10 रुपए वाला है, 5 पेड अप है।
तो बेसिकली आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज करने के लिए आप पहले फुल्ली पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, उसके फ्रैक्शन के मुताबिक। कन्वर्ट मीन्स मंगाओगे नहीं पैसा, आप सिर्फ शेयर, जैसे एग्जांपल 10 लाख शेयर थे 5 रुपए वाले, तुम्हारा कन्वर्जन है 10 रुपए वाला, तो ऑटोमेटिक शेयर डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 वाला 10 में कन्वर्ट करना है। इसी तरह इक्विटी शेयर विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू, व्हेन इक्विटी शेयर आर इश्यू विद डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू, the number of share is calculated by converting different equity share into equivalent। समझ में आया? यानी तुमको जब भी वेटेड एवरेज करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है शेयर की प्राइस इक्विवेलेंट होती है कि नहीं है। क्लियर? इसके रिलेटेड हम थर्ड नंबर का एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, Amal Limited at the following number of equity share outstanding: 80 lakh equity share of 10 each fully paid up and 50 lakh equity share of 10 each 5 paid up। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये 50 लाख वाला जो 5 पेड अप है इसको मेरे को 10 में कन्वर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएंगे, 50 लाख के बदले 25 लाख हो जाएंगे। देखो लिखा है ना कि भाई नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है, बराबर है ना। अभी यहाँ पे तुम्हारी फेस देखो, नॉमिनल वैल्यू का मतलब यहाँ पे चेक करो कितने रुपए दिया, ओरिजिनल शेयर तुम्हारा 10 रुपए का है, ये शेयर भी तुम्हारा कितने रुपए का है, 10 रुपए का, मगर तुमने अभी तक मंगाए कितने, सिर्फ 5 रुपए। तो तुम क्या करोगे, इसको 5 वाले शेयर को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जब नॉमिनल वैल्यू 10 थी तो नंबर ऑफ शेयर 50 लाख थे, तो फेस वैल्यू 5 थी, तो उसके सामने कितना, तो तुम्हारे शेयर्स कितने हो गए, 25 लाख। तो बेसिकली अब तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 10 वाले, एक तो 80 लाख शेयर प्लस 25 लाख शेयर इज इक्वल टू टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 करोड़ 5 लाख। अब सवाल आया सर यहाँ पे तो तुमने ऊपर जैसा वेटेड एवरेज करा ही नहीं। सही बात है ना, दोनों दो सब में करा था, यहाँ पे तो करा ही नहीं भाई। इसके लिए नहीं करा क्योंकि डायरेक्टली डेट कौन सी दी है कि 31 मार्च को ये आउटस्टैंडिंग था, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है। तो सिंपल है, कुछ दिया ही नहीं है, तो देखो ये लोग ने क्या करा, हम करोगे नहीं तो भी चलेगा, 1 करोड़ 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/12 इज इक्वल टू 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया था, कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 14 करोड़, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की फॉर्मूला क्या थी, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, यानी 14 करोड़ डिवाइड बाय वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 करोड़ 5 लाख। तो 14 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख, तो तुमको ऑटोमेटिक मिल गया ₹12.33 पर शेयर, यानी एक शेयर की कीमत अर्निंग पर शेयर कितना है, ₹13.33। क्लियर? ₹13.33। क्लियर? समझ में आया? अब वो चीज मैंने जो आगे क्यूमुलेटिव में पढ़ाई ली थी, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। देखो क्या बताया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। अब दे दिया इक्विटी शेयर कितने, 7 लाख शेयर ऑफ 10 सीधा है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, कितने, 10% डिविडेंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 20 लाख रुपए के आपके नॉन क्यूमुलेटिव शेयर है, और 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। ये भी कितने शेयर है, 2 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, यानी यहाँ पे भी तुम्हारा टोटल प्रेफरेंस कितने के हुए, 40 लाख। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ऊपर थियरी पढ़ाई थी, वो थियरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो पहले तो आपको समझ में इजी आएगा, तो नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड तो माइनस करना पड़ेगा, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल होगा, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है या प्रोविजन है वो माइनस किया जाएगा, मगर क्यूमुलेटिव में जो है वही करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं तो समझ में आपको आने लगेगा। तो इसके बाद क्या दिया है, द अर्निंग बिफोर मेकिंग ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कॉमन है, अपनी फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मगर यहाँ पे प्रॉफिट के साथ दिया है, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देने का पहले का प्रॉफिट कितना है, 15 लाख, एंड डायरेक्टर प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 8%, बराबर, ऊपर आ गया डिक्लेयर वाला पॉइंट। अब कैसे करेंगे, तो कॉमन है, 15 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है,
उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। तो देखो नॉन क्यूमुलेटिव में मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट रेट कितना है तो कैलकुलेट करो, 20% के 10%। सर 2 लाख होते हैं, यहाँ पे तो लिखने चाहिए कितने, यहाँ पे लिखने कितने चाहिए डिविडेंड, डिविडेंड तो होता है 2 लाख रुपए। पर सर आपने तो 1,60,000 लिखा है। भाई मैंने बताया था कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस से है तो जो डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है, तो देखो डायरेक्टर ने डिक्लेयर कितना करा है, 8% करा है, तो 20 लेके 8%, 20 लेके 8%, 20 लेके 8% कितने होते हैं, 1,60,000। और क्यूमुलेटिव में तो क्या आएगा, क्यूमुलेटिव में तो कोई कंडीशन नहीं है, क्यूमुलेटिव में तो सीधा ने सीधा बोला गया है कि भाई जो भी डिक्लेयर हो के ना हो, जो दिया है वही लेना पड़ेगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर हमने चेंजेस करा, मगर क्यूमुलेटिव के अंदर हमने चेंजेस नहीं करा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अगेन रिपीट करता हूं, अगेन रिपीट करता हूं, अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान देना कि नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर डायरेक्टर ने 8% डिक्लेयर करे, तो मैंने क्या बताया था, जो डिक्लेयर करे वही लेना था। 20 लेके 8% डिविडेंड देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट डिडक्ट होगा, तो देखो माइनस हो गया। मगर क्यूमुलेटिव के अंदर तो जो दिया हो वही लेना है, जो दिया हो वही लेना है, जो दिया हो वही लेना है। तो कितने परसेंट दिया है यहाँ पे, 10% दिया, तो क्यूमुलेटिव के अंदर तो हम 10% ही लेंगे 20 लाख के। तो 15 लाख में से 160 और 2 लाख माइनस करा तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हुआ, 11,40,000। अब उसके बाद देखो दिया नंबर ऑफ शेयर 6 लाख, 31/8 को इश्यू करे 2 लाख के, उसके बाद 31 जनवरी को परचेस करे, इससे हमको क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी से 6 लाख के थे, 2 लाख के इश्यू करे तो प्लस, बाय बैक करे तो माइनस। 1/4 से लेके 31/8 5 महीने, 31/8 से 31/1 5 महीने, बाकी के 2 महीने। तो यहाँ पे तुम्हारा वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया, 7 लाख रुपीज। सब फॉर्मूला में डाल दो, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 11,40,000 डिवाइड बाय 7 लाख इज इक्वल टू ₹1.63 पर शेयर। क्लियर, ये आपकी पर शेयर की कीमत आपको मिल गई। क्लियर, तो ये तुम्हारा था क्यूमुलेटिव, वेटेड एवरेज एंड वो। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम ये टॉपिक को खत्म करते हैं। छिल्ला आता है बोनस शेयर व्हेन इश्यू, तीसरा पॉइंट। A bonus share is the effect of increasing the number of share without generating new earning। सीधी बात है ना कि भाई बोनस शेयर इश्यू करोगे तो आपका अर्निंग नहीं बढ़ेगा, मगर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, क्योंकि बोनस शेयर कंपनी इश्यू करती है अपने शेयर होल्डर को। फॉर द करंट ईयर टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द इश्यू इज यूज्ड इन द ईपीएस कंप्यूटेशन। In this situation, the number of shares must be so adjusted if the issue was made at the start of the earliest period. No weight should be assigned for the time of issue। याद रखना, अगर तुम बोनस शेयर इश्यू करते हो तो बोनस शेयर के अंदर डेट इममटीरियल है, डेट इममटीरियल है, यानी डेट लेना ही नहीं है वेट निकालने के लिए, और डायरेक्टली वही दे देना है पूरा 12 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, बोनस इश्यू मेड ऑन 1 अक्टूबर 2002, तुमने बोनस कब दिए, अक्टूबर में, बट इट विल बी एज्यूम फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ दिस एडजस्टमेंट इफ इट इज इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2001। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये अक्टूबर में भले इश्यू करें, मगर हम पहली तारीख को ही इंपोर्टेंस देंगे। क्लियर, समझ में आया, साल के एंड की तारीख नहीं देंगे, साल की एंड की तारीख नहीं देंगे। देखो इसका एक प्रैक्टिकल सम देखते तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, कुछ नया नहीं है। सम नंबर 5, सम नंबर 5 मैं बता रहा हूँ, सम नंबर 6 आपको करना है। सम नंबर 6 भी वही है, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट फॉर 18-19 3,60,000, नेट प्रॉफिट फॉर 19-20 12 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 4 लाख। कितने शेयर थे, 4 लाख। क्लियर, बोनस issue on 1st June 2019, 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर, यानी एक इक्विटी के सामने 2 इक्विटी, तो कॉमन है बोनस शेयर कितने के इश्यू हुए, 8 लाख के।
कितने के? 8 लाख के। अब इसका वेंस कैसे करेंगे? तो देखो 4 लाख के तो थे, 8 लाख के इश्यू करे। देखो मैंने इश्यू कौन सी तारीख को करे? 1/6 को इश्यू करे। कब करे? 1/6 को इश्यू करे, मगर इसका कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। बराबर क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो ये डेट होगी वो कंसीडर्ड नॉट टेकन एज ए कंसीडर। यहाँ पे हमने कितने मंथ्स ले लिए? 12 महीने। तो तुम्हारा वेटेड एवरेज कितना हो गया? 12 लाख। अब देखो फॉर्मूला तो वही है 2019-20 की। ऊपर चेक करो आपका नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 2019-20 में 12 लाख था, 18-19 में 360 था। तो 12 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो 2019 में अर्निंग पर सेल कितना है? 1 रुपीज। उसके बाद 18-19 में 3,60,000 डिवाइड बाय 12 लाख, तो अर्निंग कितना है? 0.30। क्लियर? यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड से कंटिन्यू करेंगे।